अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज T20 वर्ल्ड कप का हमारा मैच है पाकिस्तान का अमेरिका के साथ। अगर आप वो देखना चाहें तो हम लाइव ईऑन पॉडकास्ट के मेन चैनल्स पे होंगे। आप वहाँ देख सकते हैं। हमारे साथ हमारे प्यारे दोस्त इस्माइल कासिम भी होंगे। क्रिकेट की इतनी बात नहीं करते, शुगल ज़्यादा लगाते हैं हम, बट अगर आप देखना चाहें तो ज़रूर शामिल होइएगा। बहरहाल T20 वर्ल्ड कप से मुतल्लिक जो बड़ी खबर डेवलपमेंट इसकी आई है सामने, वो ये कि पाकिस्तान ने फैसला किया है, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की तरफ से इजाज़त मिल गई है कि इंडिया के ख़िलाफ़ जो हमारा स्केड्यूल्ड मैच था वो खेला जाए। अब इसके पीछे जो कॉन्टेक्स्ट था वो ये था कि बांग्लादेश के जो तहफ़्फ़ुज़ात थे आईसीसी को लेके, उनको उनका आप कह लें प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाने के लिए पाकिस्तान ने अपना फुट पुट डाउन किया और कहा कि हम हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ मैच नहीं खेलेंगे। ज़ाहिर बात है, करोड़ों की व्यूअरशिप होती है, तो इस तरह के मैच पे ये अरबों रुपए की एडवर्टाइजमेंट की बात होती है और इंडिया को बड़ा इससे नुकसान होता था। बहरहाल हमने स्टैंड लिया अपने बंगाली भाइयों के साथ और उन्होंने फिर इवेंचुअली श्रीलंका की हुकूमत की तरफ से, फिर बांग्लादेश की भी क्रिकेट बोर्ड की तरफ से काफ़ी नेगोशिएशन में हिस्सा लिया गया और फाइनली आईसीसी, जो कि बड़ा इंडिया डोमिनेटेड इदारा है, उसने कैपिचुलेट करके ये कहा कि आपको एक तो फाइन्स नहीं लगेंगे, बांग्लादेश को उसके मामले को समझा जाएगा। तो फिर पाकिस्तान ने इजाज़त दी कि हम जो है वो मैच खेलेंगे। साथ ही साथ ये गारंटी भी दी गई है कि 2031 से पहले पहले, अगले वर्ल्ड कप से पहले पहले, जो बीच में स्केड्यूल्ड इवेंट्स होते हैं उसमें से कोई एक इवेंट ज़रूर बांग्लादेश के अंदर होस्ट किया जाएगा। जो कि बुनियादी बेसिक मकसद है कि यार हम एक नया मुल्क बनाने जा रहे हैं, एक नया दौर दौड़ने जा रहे हैं बांग्लादेश का, पोस्ट हसीना वाजिद, जिसके अंदर इंडिया का एक बहुत बड़ा हाथ था और आज भी पनाह दे के बैठा हुआ इंडिया। और जो स्पोर्ट्स है और पॉलिटिक्स की दुनिया वो अलग नहीं होती, ख़ास तौर पे क्रिकेट सब कॉन्टिनेंट के अंदर तो मेरे ख्याल में हमारी पॉलिटिक्स का पूरा एक वो जुज़ है, एक हिस्सा है। बड़ी मशहूर एक क्रिकेट पॉलिटिक्स एक ज़माने में ज़ियाउल हक साहब ने भी खेली थी, जब राजीव गांधी की आंखों में आंखें डाल के उन्होंने उनको मौत का सबक दिलाया था कि देखो भाई, हम दोनों इकट्ठे लड़के मर जाएंगे। तो उस लेवल के सीन तो नहीं थे फिल्मी, लेकिन ये भी नो डाउट फिल्मी सीन थे और हम अप्रिशिएट करते हैं। मी पर्सनली आई थिंक हमें टोटली वर्ल्ड कप को बॉयकॉट करना चाहिए था, लेकिन ये सियासत भी जैसे एक मनूवर के तौर पे ये किया, मेरे ख्याल में एक अच्छा अमल रह गया, बिकॉज बांग्लादेश की आवाम और नई जो हुकूमत बनी है उनको एक पैगाम जाएगा इलेक्शन से पहले कि और नहीं और पाकिस्तान उनके साथ खड़ा है ज़रूर अपने भाई के तौर पे। और जो कुछ हमारा एक ट्रबल्ड पास्ट है उसको अब हम बरी करेंगे और मूव ऑन करके एक नई दास्तान, एक नई एरा कायम करेंगे खित्ते के अंदर। जॉर्ज ऑरवेल के नॉवल 1984 और क्रिश्चियन बेल की साइफाई एक्शन मूवी इक्विलिब्रियम के दरमियान क्या कॉमन है? इमीडिएटली देखते हैं तो लगता है कुछ भी नहीं, लेकिन जब गहराई में जाते हैं तो पता लगता है कि ये दोनों थीमेटिकली एक चीज़ के बारे में, वो है डिस्टोपियन गवर्नमेंट, जिसको बिग ब्रदर भी कहते हैं। जो बिग ब्रदर जो हमेशा देख रहा होता है आपको। बिग ब्रदर का चर्चा तो बहुत है आजकल पाकिस्तान के अंदर, लेकिन इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड थीम्स को समझने के लिए हमने द क्लब बनाया है, जो कि पहले तो सिर्फ एक बुक क्लब हुआ करता था पिछले 1-1.5 साल के लिए, लेकिन अब हमने उसको एक यूनिवर्सल क्लब बना दिया है। इसके अंदर किताबें, पॉपुलर फिल्म्स, डॉक्यूमेंट्रीज, आर्टिकल्स, पब्लिश्ड पेपर्स, इन सारों का मजमुआ बना के हम थीमेटिकली मंथ टू मंथ कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ को एक ग्रुप सेटिंग के अंदर एक कम्युनिटी के साथ समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, eonpodcast.com पे जाएं और अपनी मेंबरशिप परचेज करें, ताकि हम जुमे के जुमे आपसे मुलाकात कर सकें। सी यू देयर इंशाल्लाह। अब चूंकि आप ईऑन अपडेट ही देख रहे हैं, तो अब डेली डिप्रेशन का टाइम आ गया। सबसे पहले नेपरा ने प्लग पुल कर दिया नेट मीटरिंग के मामले के ऊपर और वो नेट बिलिंग का ही निज़ाम बरकरार रखेंगे। अब एक सोलराइजेशन की बहुत बड़ी एक वेव फैली पाकिस्तान के अंदर और बड़ी डेमोक्रेटाइज्ड वेव थी, क्योंकि वो चाइनीज़ टेक्नोलॉजी बड़ी चीप थी, बड़ी अफोर्डेबल थी, बड़े मैस स्केल पे इंपोर्ट की गई और गली गली, पिंड पिंड, शहर शहर लोगों ने अपने घरों पे सोलर लगा लिए, ट्यूबवेलों पे लगा लिए, वगैरह वगैरह। उससे 2-3 मसाइल सामने आए थे। एक दो तो जेन्युइन है, जैसे कि पिंडों के अंदर ग्राउंड वाटर लेवल नीचे जा रहा था, बिकॉज पानी वो सारा वक्त ट्यूबवेल चला के वो उन्होंने छप्पड़ बनाए होते थे अपने फसलों के, क्योंकि वो पानी खींच रहे होते थे और वो बिजली प्रैक्टिकली मुफ्त थी। ये जेन्युइन कंसर्न्स तो हैं। जो डिसइनजेन्युइनस कंसर्न है हमारी रियासत का कि अगर लोग मुफ्त बिजली बनाने लगेंगे या नेट मीटरिंग के जरिए वो फ़ायदा उठाने लगेंगे इस नई सोलर टेक्नोलॉजी का, तो आईपीपीज को फीस कौन देगा? तो ये बहुत अहम सवाल था और इसके जवाब में आपको ये खूबसूरत पेशकश आई है नेपरा की तरफ से। तो जिन जिन लोगों ने बसंत पे कुर्बानी दी कि अपने छत पे उन्होंने सोलर लगा लिया और बसंत ना खेल सके, क्या उनको पता था कि 20 सालों बाद ये बसंत खेल भी वापस आ जाएगा? तो अब आपको ये भी खबर हो कि ना आप बसंत खेल पाए और ना ही आपको वो सोलर पैनल का फ़ायदा मिल पाएगा। ठीक है, डिमिनिश्ड लेवल पे बेनिफिट अभी भी बरकरार होगा, चाहे आपका हाइब्रिड सिस्टम हो,
कि आप अपनी बैटरी चार्ज कर लेते हैं, या चाहे नेट बिलिंग के अंदर भी जो रियायत उसके अंदर मौजूद होगी, लेकिन वो जो इतना बड़ा मार्जिन था जिसकी वजह से प्राइसेस ऑफ सोलर पैनल्स इतनी ऊपर चली गई थी, एक एक घर पे लगने, आप खुद रेट देखें, तो अब वो बैलेंस आउट करके मार्केट जो है वो एक लेवल पे आ जाएगी। वो मज़ा नहीं मिलेगा जो आपने अच्छे वक्तों में लगा के नेट मीटरिंग के मज़े उठाए थे, अब नेट बिलिंग हुआ करेगी। तो आप जो जो जिन दोस्तों प्यारों को नेट मीटरिंग नेट बिलिंग का इस तरह मेरी तरह भी नहीं पता था, मैं भी अभी ये सीख रहा हूँ बिल्कुल कि ये क्या एग्जैक्ट मामला है, कि किस तरह से हुकूमत ये करेगी। वो ये है कि पहले जो आप 26 रुपये पर यूनिट दे रहे थे, हुकूमत को बेच रहे थे, उसी यूनिट के तर्ज के ऊपर आपको एक यूनिट मिला करता था नेट मीटरिंग में। नेट बिलिंग के अंदर ये है कि हुकूमत आपसे वो यूनिट लेगी और आपको जो यूनिट वापस मिलेगा वो उस रेट के बराबर नहीं होगा, वो आईपीपी से तय करता है, जो अगला जिस रेट पे हुकूमत परचेज कर रही है अपनी कमीशन रख के, वो आपको वो देगी, यानी आपको महंगा यूनिट मिलेगा। ये है पुराने यूजर्स के लिए कि जिन्होंने पहले सोलर की सहूलियात अपने लिए फराम कर ली थी। अब जो मजीद होगा, एक तो ये लेवल है, दूसरा ये है कि स्लैब का आप 100 यूनिट देते हैं, 200 300 यूनिट देते हैं, उस तरह आपके मुताबिक स्लैब्स बन जाएंगे कि आप कितने यूनिट देते हैं, और आपको जो वापसी में यूनिट मिलेगा बिजली का वो उस रेट से डिटरमिन होगा। यानी आप 100 यूनिट देने वाले हैं तो आपको थोड़ा कम, 200 देने वाले हैं थोड़ा ज़्यादा, और एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, यानी जितने आप यूनिट देंगे उसके मुताबिक होगा। और जो नए यूज़र आ रहे हैं उनको 10 से 11 रुपए का यूनिट उनका परचेज किया जाएगा, यानी उसकी वो वैल्यू कंसिडर की जाएगी डिमिनिश लेवल पे। यानी आप जो पुराना बंदा यूनिट दे रहा है वो 26 रुपए का कंसिडर किया जाएगा, और जो नए लोग यूनिट दे रहे हैं वो 10 से 11 रुपए का कंसिडर किया जाएगा। तो बेसिकली हुकूमत जो है वो डिसइंसेंटिवाइज कर रही है सोलर पैनल्स को लगाने में। क्यों? क्योंकि जो आईपीपीएस का इतना बड़ा बुर्ज हमारी पिंडी इस्लामाबाद क्लास ने खड़ा किया हुआ है आईएमएफ के और मुख्तलिफ स्ट्रक्चरल और डोमेस्टिक लोन्स लेके, उसको तो हमने सपोर्ट करना है ना, उस मैकेनिज्म को। उनकी फीसें कौन भरेगा? आपको बिजली तो मिलती रहेगी, लेकिन ये आईपीपीज जो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट लेके आए हैं हमारे मुल्क में, बिलियंस और मिलियंस ऑफ डॉलर्स की, उनको कौन सपोर्ट करेगा? उनको मैं और आप सपोर्ट करेंगे, चाहे कि आपने लगाया हो सोलर पैनल या ना लगाया हो। और सिर्फ यही नहीं, डिस्को को इजाज़त होगी कि वो आपको नए कंज्यूमर को 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट दे, रिन्यू करे या ना करे, यानी नया कॉन्ट्रैक्ट इशू करने में और पुराना कॉन्ट्रैक्ट आपका रिन्यू करवाने में उनकी टोटली सब्जेक्टिव चॉइस है कि वो फील करते हैं कि आपकी जो है वो उनको बेनिफिट नहीं हो रहा, उनके साथ आपकी डील अच्छी नहीं बनी हुई। तो ये है कि सेंट्रलाइज पॉलिसीज़ नहीं बनती। एक तरफ से कहते हैं इम्पोर्ट कर लो, फ्लड कर दो मार्केट को सोलर पैनल से, फिर याद आता है बाद में ख्याल किए तो बड़ा नुकसान हो गया। उसमें भी कमाई सरकार और उनके आलाकार करते हैं जब सोलर पैनल यहाँ आते हैं, और तरह तरह के नामों से कंपनियां बनती हैं, और 17 18 19 के अंदर एक बूम आता है और हर घर पे सोलर पैनल लग जाता है। और अब जब उसकी मलाई अवाम का खाने का वक्त आया कि चलो यार हमारे दो, क्योंकि ये 2-3 साल बाद जाके अपने पे आउट देता है सोलर पैनल, जब अपने पे आउट देने का वक्त आया इन सोलर पैनलों का, तो हुकूमत ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, देखो हम तो बसंत मनाना चाहते हैं, तो तुम ऐसा करो अपने छतों से ये इनको उतारो, और हमने आईपीपीज को फीसें भी देनी है अपनी। तो आईपीपीज को पालने के लिए हमारी हुकूमत है, हमारे बैंक्स हुकूमत को लोन देते हैं उनको पालने के लिए, और जब वो कम पड़ते हैं तो हमारी हुकूमत आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के स्ट्रक्चरल प्रोग्राम्स में आ जाती है। ये किसके लिए मोटरवे है, ये आईपीपीज किसके लिए है, ये ऑरेंज ट्रेन किसके लिए चल रही है, ये चीज़ें किस चीज़ के लिए बन रही हैं, हमें इतना इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए भी है कि नहीं है, अल्लाह जाने। लेकिन इससे वोट आते हैं, जो दिखता है वो बिकता है, और मुश्किल वक्त आने पे आपके ऊपर बर्डन शिफ्ट कर दिया जाता है। और जब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो तो पाकिस्तान के अंदर गटरों के अलावा सबसे जो मेन बात वो होती है कि गटरों को बंद कैसे करना है। वही लाहौर मैन होल का जो केस चल रहा है कि एक नौजवान खातून अपने बच्चे के हमरा शहीद हो जाती हैं, स्लिप होकर गिर जाती हैं उसके अंदर में, खुले में गटर के अंदर, और फिर उसके बाद एक पूरी दास्तान चलती है कि पीआर को मैनेज करने के लिए मरियम साहिबा जो हैं वो अपने आप को कराची से कंपेयर करते हुए कहती है कि भी मैं तो उड़ा दूंगी, गिरा दूंगी, जला दूंगी, मैं छोड़ूंगी किसी को नहीं। और अब रिज़ल्ट ये निकलता है कि जो विक्टिम है, जो लवाहिकीन है, मासूम उस पाक बच्ची और उसके और उनके बच्चे की, वो उन्होंने अल्लाह के नाम पे माफ़ कर दिया अपने मुखालफिन को, चाहे वो पुलिस वाले हों, चाहे वो लोग हों जो उन्होंने वहाँ ड्यूटी की थी कंस्ट्रक्शन कंपनी की, चाहे वो सरकारी अफसरान हों, और सिक्योरिटी के बॉन्ड इशू हो गए उन लोगों के, और उनकी माफ़ी तलाफ़ी हो गई, ये सेटल हो गया मामला। करोड़ एक रुपए की बता रहे हैं कि पेमेंट की गई है ब्लड मनी की शक्ल में, और गालबन 75 लाख जो है वो शौहर को मिला और 25 लाख बच्ची के वालिद को मिला। अब यहाँ पे मुझे वो समझ नहीं आती कि क्राइम अगेंस्ट इंडिविजुअल जब हुआ, मैन स्लॉटर हुआ, इसको किस तरह कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, एक फ़र्द के पास गुंजाइश है कि वो माफ़ कर दे कि आपकी नेगलिजेंस की वजह से कत्ल हो गया मेरे मासूम का, बिल्कुल ये जायज़ है, और उसके बदले मरात भी ले सकता है, कोई मुआवजा भी ले सकता है, बिल्कुल ठीक है ये। लेकिन जो एटीट्यूड हमें पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से नज़र आया था
कि पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के एतबार से आपने पीपल्स पार्टी के तो सर पे आपने पैर रख दिया और बिल्कुल ठीक रखा, बल्कि शायद अगर उनके सियासी जमूद के पैर सर के ऊपर पैर रख के कुचल भी दिया जाए तो पाकिस्तानी खुशी होंगे। लेकिन उसमें आपने अपनी पॉइंट स्कोरिंग करके जो बातें इतनी बड़ी बड़ी की थी मैडम सीएम साहबा ने कि मैं तो छोड़ूंगी नहीं, सख्त से सख्त एफआईआर करवाऊंगी इनके खिलाफ नेगलिजेंस की, और इनको मैं दोबारा जॉब नहीं लगने दूंगी इन लोगों की, और मैं इनको काम नहीं करने दूंगी इंडस्ट्री में। मैं इतनी सख्त बात नहीं करता कि आप उन अफराद को टारगेट बना लें, लेकिन एहतसाब तो होना चाहिए कि क्या वजह है कि बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट परसू हो जाते हैं, लिबर्टी चौक के ऊपर आपकी तस्वीर और आपके बनाए हुए कलमात और दस्तावेज़ लग जाते हैं और फूल और ये सब चीज़ें, लेकिन जो जनरल इंफ्रास्ट्रक्चर हमें चाहिए, जो एक्चुअली चाहिए, ना ऑरेंज ट्रेन, ना हमें आईपीपीस की बिजली चाहिए, ना हमें ये चाहिए, ना हमें वो चाहिए, जो हमें एक्चुअली चीज़ चाहिए, गटर फंक्शनिंग, सूवेज का निज़ाम, पानी की निकासी का निज़ाम, पाइपिंग का निज़ाम, गैस की सप्लाई वगैरह वगैरह, उनके ऊपर कोई फोकस नहीं होता। और जब उनसे नेग्लिजेंस से कोई हादसा हो जाए तो उसके ऊपर रफा दफा हो जाता है मामला। ये ऐसी जैसे जॉइंट इन्वेस्टिगेशन कमेटी बनी, वो अब दरियाफ्त करेगी कि भाई इसका इसकी इसकी फॉल्ट किसकी थी, किसकी गलती थी, कौन मुजरिम है यहाँ पे, और हर एंड में ये निकलेगा किसी की गलती नहीं थी, बस सिस्टम ही ऐसे चल रहा है। तो पाकिस्तान में हमेशा की तरह किसी की गलती नहीं थी, मासूम तो जाने चली गई, बस सिस्टम हमारा ऐसे चल रहा है और ऐसे ही चलता रहेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर से बढ़ के हमारी स्टेट अब कल्चरल जो मैनेजमेंट भी करती है। इतना बड़ा मेला बसंत का जो अभी गुजरा है, आप सब ने यकीनन देखा होगा, लोगों ने एंजॉय भी किया होगा, महसूस भी हुए होंगे। ये एंजॉय करने वाले एलिमेंट्स सारे वो थे जो सरकार के नहीं थे, और सारी वो चीज़ें जो सरकार की जानिब से थी वो इंतहाई क्रीपी थी, इंतहाई मतलब अलार्मिंग थी कि ड्रोन छत के ऊपर उड़ रहे हैं, लोगों की प्राइवेसी के अंदर देख रहे हैं। किसी दानिश्वर, किसी लिबरल को ख्याल नहीं आया कि यार सिक्योरिटी इन एक्सचेंज फॉर लिबर्टी, यानी महफूज रहना इसके बदले कि आप आज़ाद हों, ना आप सिक्योरिटी आपको मिलती है फिर ना आपको आज़ादी मिलती है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ये कहा था, अमेरिका के सदर जो थे, कि जो सिक्योरिटी की खातिर अपनी आज़ादी को खो बैठते हैं उनको ना सिक्योरिटी मिलती है ना उनको आज़ादी मिलती है। तो सीसीडी के नाम पे हमारे दानिश्वर चुप रहे, उन्होंने कहा नहीं बहुत अच्छा हो रहा है, एंटी क्राइम, एंटी ये एंटी वो, प्रो विमेन। और अब जब बसंत के ऊपर वहाँ ड्रोन उड़ रहे हैं और लोगों की वो छतों के अंदर झांक रहे हैं कि कौन क्या कर रहा है, मरियम साहिबा ने खुद भी ट्वीट किया कि आपके हाथ में चरखी है और आप इसको छोड़ दें, लेस्ट यू बी फेस्ड विद द फुल ब्रंट ऑफ द लॉ। ये कोई जज ड्रेड है, कोई टर्मिनेटर है, कोई रोबोकॉप है पंजाब गवर्नमेंट, ये कोई मैं फ्यूचर की टॉम क्रूज़ की वो माइनॉरिटी रिपोर्ट फिल्म देख रहा हूँ कि जुर्म करने से पहले ही वो हमारी रियासत को पता लग जाता है कि मुजरिम कौन है। ये सेफ सिटी प्रोग्राम हो जाएं, ये ड्रोन सर्वेलेंस हो जाए, ये RFID वाले पिन्ने और गुड्डे हो जाएं। जो गरीबों का मेला था, 9-9 हज़ार में डोरें बिकी हैं, 10-10 हज़ार में डोरें, और वो पिन्ने बिके इतने इतने से, और वो भी सब स्टैंडर्ड किस्म के धागे। तो माई पॉइंट इज़ कि अगर आपसे फेस्टिवल के आउटवर्ड एलिमेंट्स मैनेज नहीं होते सिक्योरिटी की खातिर, तो PR की खातिर आपने फेस्टिवल इटसेल्फ को थ्रॉटल कर दिया। और मैं आवाम से सवाल पूछना चाहता हूँ, फेस्टिवल आपका है पंजाब के अंदर, यानी पुराना एक तारीखी मनाया जाता है, चीज़ें आप करते हैं, गुड्डी आप बनाते हैं, उसकी महारत से आप उड़ाते हैं, डेकोरेट आप घर को करते हैं, गुड डोरें आप बनाते हैं, यानी एक टोटली प्राइवेट एंडेवर होता है इंसानों का। सरकार सिर्फ और सिर्फ इसमें आके क्या करने आई है, PR लेने का। ये मैंने किया ना, बसंत का नून लीग से तो ताल्लुक है, नून लीग ने ख़त्म करवाई थी, नून लीग ने बहाल करवा दिया है, ना वो उसको ओन करते हैं। ये सिनिकल, ये बिल्कुल ही एक हार्टलेस तरीके से वो कहते हैं कि चलो अब मैंने बहाल कर दिए हैं और मुझे सिनोनिमस कर दो, मुझे बराबर ठहरा दो कि बसंत मीन्स मरियम नवाज़। ना ये बात ट्रू है, पुराना मेला है, हिंदू और सिख भी मनाया करते थे, और अब पंजाब में क्योंकि जो वारिस है सॉर्ट ऑफ मुसलमान है इस मेजॉरिटी खत्ते के, तो अब हम भी इसको मनाते हैं, क्योंकि हम भी किसी ज़माने में हिंदू या सिख होते थे, हम भी पंजाबी हैं, कोई जट है, कोई राजपूत है, कोई क्या है। तो ये बस एक मेला है हमारा तारीखी, उसको इतना बड़ा PR इवेंट बना दिया, इतने करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, 3D वहाँ लगा दो, मरियम साहिबा की तस्वीर, यहाँ पेंटिंग लगा दो, यहाँ पे पतंगे लगा दो, यहाँ पे चबूतरे बना के नहर पे लगा दो। ब्यूटिफिकेशन होती है पूरी दुनिया में, मेलों के ऊपर होती है, लेकिन उस ब्यूटिफिकेशन का सेंट्रल थीम पार्टी फिगर या चीफ मिनिस्टर नहीं होता। उस ब्यूटिफिकेशन सेंट्रल थीम फूल और एस्थेटिक्स और इन चीज़ों का, एस्थेटिक्स और इन चीज़ों का तो ख्याल ही नहीं रखा जाता पाकिस्तान का। बहरहाल पुलिस की नफरी थी हर जगह, और ड्रोन हर जगह ऑर्डर थे, बीच में को मैंने पतंग भी देख ली 2-4। और वैसे इतने महंगो रेटों पे 9-9 10-10 हज़ार की गुड्डियाँ, मतलब गुर्बत का इतना ज़माना है, बच्चों की तालीम का कोई मेयार नहीं रहा। किसी को ख्याल नहीं आया कि यार ये जो पैसे हम गुड्डियों पे ज़ाया कर रहे हैं, धागों पे ज़ाया कर रहे हैं, हम किसी गरीब बच्चे की स्कूल की फ़ीस दे दें, पानी का कूलर लगा दें, या हम किसी के अस्पताल में
ये क्या वजह है कि हमने इस त्यौहार को ऐसे ही क्यों मनाना है? भाई गुड्डी तो होगी, आप उड़ाएँ उसको, लेकिन आप मतलब ये भी तो सोचिए ना कि गरीबों का मज़ाक कर रहा हूँ बाय द वे, ये मैं सिर्फ़ नकल उतार रहा हूँ कि जो लिबरल ईद के कुर्बानी के जानवरों के बारे में बात करते हैं, कि आपने जानवर ही क्यों काटना है? आप ऐसा क्यों नहीं करते कि आप गुड्डी या वो आप किसी गरीब बच्चे को या उसको, अब किसी को ख़्याल नहीं आया पानी के कूलर लगाने का, कि देखिए इतना खौफ़नाक, इट्स सो, मतलब सारी ट्रैफ़िक ब्लॉक कर दी आपने और छतों पे आपने सारी, मतलब कितने लोग इंजर्ड हो गए होंगे इससे। बहरहाल सबने बसंत मनाई किसी न किसी लेवल पे। इसके बावजूद कि एक दुःख का आलम तो है मुल्क के अंदर, लोग परेशान तो हैं बलूचिस्तान के मामले को लेके, इस्लामाबाद के मामले को लेके, लेकिन क्योंकि सालाना ये फेस्टिवल्स होते हैं, इनकी टाइमिंग मखसूस हुई होती है, लोग मनाते ही हैं इनको फिर। उसके बावजूद उस पे भी सियासत एक एक शुरू होगी कि नून लीग वालों ने कहा भाई क्यों इमरान खान की फैमिली वाले क्यों मना रहे हैं? तो अलीमा खान साहिबा ने कहा कि यार देखो, लाहौरियों को रोकना बसंत से नामुमकिन है, लेकिन हमने ये चलो किया कि गुड्डियों के ऊपर कैदी नंबर 804 के वो लगा के हमने वो गुड्डियाँ उड़ाई। ये है हमारे डिस्कोर्स का लेवल कि तुमने गुड्डी क्यों उड़ाई, तुम्हारी गुड्डी पे क्या लिखा हुआ था, और अब ऐसी गुड्डियाँ उड़ेंगी तो फिर ऐसा तो होगा ना माशरे में। इसमें मैं कोई मज़ीद बात नहीं करना चाहूँगा, इसके बावजूद कि मेरे ख़्याल में अच्छी चीज़ है, फेस्टिवल को सेफली करना चाहिए। कोई ना इसको हिंदू मुस्लिम की चीज़ बनाया करें, ना इसको कोई आप नून लीग पीटीआई की चीज़ बनाया करें, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद हमारी आवाम ने और रियासत ने मिल के इसको हिंदू मुस्लिम भी बनाया और इसको पीटीआई पंजाब, पीटीआई नून लीग भी बना लिया इसको। बहरहाल ओवरऑल अल्लाह का शुक्र है, एक बसंत सेफली कंडक्ट हो गई है और लोगों ने एंजॉय भी किया, और अब लगता ये है कि पंजाब में इसको और बाकी मुल्क में रेप्लिकेट करेंगे और इस तरह के मेले ठेले होने चाहिए। ईदैन को भी धूमधाम से मनाना चाहिए। पूरी दुनिया में उन्होंने साइकिल्स बनाई होती हैं कि हॉलिडे सीज़न कब होगा, जैसे वो हैलोवीन के बाद से नवंबर और दिसंबर बिल्डअप होता है उसका, फिर क्रिसमस की हॉलिडे होती है और न्यू ईयर होता है। इसी तरह हर कौम ने अपने कोई बनाए हुए होते हैं, कुछ मज़हब से आ रहे होते हैं, कुछ कल्चर से आ रहे होते हैं, इसका एक मिक्स बना के किसी नेशनल तरतीब से हमें इसको करना चाहिए, ताकि लोग छुट्टी बनाने के लिए एक्चुअली छुट्टी लेके जाके खेल भी सकें, और ये ईद और बसंत और इस तरह की जो मेले ठेले होते हैं मजहबी या कल्चरल त्यौहार, उनको अच्छी तरीके से मना सकें। बहरहाल खुशी हुई थी हमें लाहौर के अंदर ये गुड्डियाँ वगैरह भी देख के। मैंने बचपन में लास्ट ये चीज़ देखी थी, और एक गरीबों का खेल है, उसको गरीबों का खेल रहने दें। इतनी ज़्यादा जब आप ओवरहेड्स उसके ऊपर डाल देते हैं कि ये इस तरह का स्टोर होगा और ये क्यूआर कोड होगा और वो होगा, तो कीमत उसकी जाके आसमान को छूती है। बहरहाल पहले दिन अमीरों की बसंत थी, दूसरे दिन गरीबों की बसंत थी। लोग घंटे घंटे लेके फिर रहे थे और लोगों ने लूट ली गुड्डियाँ। हमारे दफ्तर के सामने हमारे एक पुराने कोलीग ने भी आके गुड्डी लूटी थी। बहरहाल उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हमेशा की तरह देखने का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।